अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स सेमेस्टर। आज हम जो कोर्स स्टार्ट करेंगे वो है न्यूक्लियर फिजिक्स 1। इसमें इसका जो आपका कोर्स कोड है वो है PHY 506। लेक्चर 1 में हम इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। न्यूक्लियर फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे और उसकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है। एटॉमिक न्यूक्लियस एटम का एक ऐसा सेंटर है जो रिजिड सेंटर है, जिसको डिस्कवर किया था 1911 में रदरफोर्ड ने। और इस एटम के इस सेंटर में मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो कि इसके न्यूक्लियॉन्स भी कहलाते हैं। अब प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। इसी तरह अगर इसके मास की बात करें तो वो है 1.673 × 10⁻⁻27 kg और इसकी रेस्ट मास एनर्जी 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इस पे चार्ज तो कोई नहीं है, लेकिन इसका जो मास है वो है 1.675 × 10⁻⁻27 kg और जो इसकी रेस्ट मास एनर्जी है वो है 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। तो जो भी हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वही बेसिकली हमारा एटॉमिक नंबर है, जिसको हम एसोसिएट करते हैं Z के साथ, मतलब Z के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर जो है कंबाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे मुश्तमिल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की बात नहीं करनी बल्कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही बेसिकली मास नंबर जो है वो इंडिकेट करते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की ही इंडिकेशन है, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं A - Z से। यानी टोटल मास नंबर जितना भी था उसमें से जब हम प्रोटॉन्स को निकाल देंगे, यानी प्रोटॉन जो हमारा एटॉमिक नंबर था उसको माइनस कर दें, तो बाकी जो बचता है वो हमारा न्यूट्रॉन नंबर होगा। अब नेक्स्ट अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि न्यूक्लियस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, यानी हम यहाँ पे x जो है वो हमने जनरली लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आ सकता है, उसका सिंबल आ सकता है। A जो है वो हमारा मास नंबर हो जाएगा, यानी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे, और Z जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हीलियम की, तो हीलियम 4 और 2 में A जो है वो 4 के इक्वल है एंड Z जो है वो 2 के इक्वल है। और अगर हम ये न्यूट्रॉन नंबर वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो n की वैल्यू भी 2 आ जाती है 1। अब यहाँ पे हम कुछ न्यूक्लियाई की टाइप्स देख लेते हैं। पहला जो है वो है इवन A न्यूक्लियाई। ये ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनमें A जो है वो इवन नंबर्स होंगे, मतलब A हमेशा इवन नंबर में ही होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कार्बन 12 6, इसमें आप देख सकते हैं A जो है वो हमारे पास 12 है, यानी वो एक इवन नंबर है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें इवन न्यूक्लियाई आ जाते हैं और ओड न्यूक्लियाई आ जाते हैं। इवन न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिसमें Z भी इवन हो और N भी इवन हो, यानी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है। ओवरऑल A जो है वो तो इवन ही बनेगा। और हमें जो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम की 24 12, इसमें Z भी 12 है और N भी 12 है, दोनों इवन नंबर है, इसलिए हम कहेंगे ये इवन न्यूक्लियाई है। इसी तरह ओड न्यूक्लियाई जो है उसमें Z भी ओड होगा और N भी ओड होगा, और दो ओड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो वो तो इवन ही आएगा, यानी ओवरऑल A जो है वो तो इवन है, इसलिए हम इवन A न्यूक्लियाई में ही इसको ले रहे हैं। लेकिन Z और N दोनों इवन ओड होंगे तो हमारे पास ये ओड न्यूक्लियाई आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है लिथियम की, तो लिथियम में 3 जो है वो Z भी 3 है और N भी 3 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 3 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 3 है, तो दोनों ओड हैं, इसलिए इसको हम ओड न्यूक्लियाई में लेते हैं। ओड A न्यूक्लियाई है नेक्स्ट, जो सेकंड टाइप है। फर्स्ट जो है वो इवन A न्यूक्लियाई थी और अब हम ओड A न्यूक्लियाई की बात करेंगे। इसमें A जो है वो हमेशा ओड नंबर्स होंगे, यानी जैसे हम लिथियम की बात करें, लिथियम 7 3, इसमें आप देख सकते हैं A जो है उसकी वैल्यू 7 है यहाँ पे। इसमें इसकी भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, इवन ऑड न्यूक्लियाई और ऑड इवन न्यूक्लियाई। इवन ऑड न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिसमें Z इवन हो लेकिन N जो है वो ऑड हो। एग्जांपल है यहाँ पे ऑक्सीजन 15 8, जिसमें आप देख सकते हैं कि Z जो है वो तो हमें यहाँ से पता चल रहा है 8 है, और N जो है वो हम इस फॉर्मूला के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 - 8 करेंगे तो N जो है वो 7 आ जाएगा।
इसका मतलब है कि Z तो हमारे पास 8 है, लेकिन N हमारे पास जो है वो एक ऑड नंबर आ गया, तो ये इवन ऑड न्यूक्लियाई में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ऑड इवन न्यूक्लियाई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि Z जो है वो हमें जो फर्स्ट वाला है वो हमने Z रखना है, यहाँ पे ऑड है तो ऑड जो है वो Z है, यानी Z हमेशा ऑड नंबर में होगा, और N इवन नंबर्स में होगा तो इसको हम इंडिकेट करेंगे ऑड इवन न्यूक्लियाई के तौर पे। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे फास्फोरस की 3115, जिसमें Z15 है जो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है, और 16 जो है वो N है जो कि इवन नंबर है, इसलिए हम इसको ऑड इवन न्यूक्लियाई में लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास जो है उसको हमेशा हम यूनिफाइड एटॉमिक स्केल में ही मेजर करते हैं, जिसको हम म्यू कहते हैं। अगर हम म्यू की वैल्यू लेना चाहें तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन यही है, ये जो है ये 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के इक्वल होता है। तो 1 म्यू की वैल्यू लेनी है, उसके लिए हमें मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी एक मोल की बात करते हैं तो उसमें 6.02 × 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं, जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन जो है, अगर उनका मास 12 ग्राम है तो 1 एटम का क्या होगा, सिंपली यही वाला ये जो वैल्यू है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 एटम ऑफ कार्बन का मास। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास इसकी जगह पे हम वैल्यू प्लेस कर देंगे यही वाली, तो हमारे पास जो यूनिफाइड एटॉमिक स्केल में म्यू की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.6606 × 10⁻27 kg। अब अगर हम देखें कि एक म्यू जो है उसमें कितनी एनर्जी एसोसिएट कर रहा होता है, तो उसके लिए हम आइंस्टाइन इक्वेशन लगाएंगे, E = mc²। n की जगह पे हम यही वाली वैल्यू प्लेस करते हैं, और c की वैल्यू हमें पता ही है 3 × 10⁸ का इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास E की वैल्यू आएगी वो होगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जॉल में है तो इसको आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ न्यूक्लियर ग्रुप्स, जिसमें पहले हम देखेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, यानी ऐसे केमिकल एलिमेंट्स जिनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो लेकिन डिफरेंट उसका मास नंबर हो, तो उसको हम कहेंगे वो है आइसोटोप्स। जैसे कि हम ले लेते हैं, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन 14 और 15, जिसमें आप देख सकते हैं Z तो सेम है लेकिन A जो है वो दोनों में डिफरेंट है। इसी तरह आइसोबार्स की बात करें तो आइसोबार्स जो हैं वो ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसमें उन सब का जो है वो A तो सेम हो लेकिन Z इस केस में डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें और हीलियम की बात करें तो इनके देखें, आप देख सकते हैं कि Z जो है वो दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, लेकिन A दोनों के केस में सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। इसी तरह आइसोटोन्स की बात करें तो आइसोटोन्स में N जो है वो सेम होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसी तरह जो Z है वो डिफरेंट होता है। जैसे बोरॉन 12 और कार्बन 13 दोनों के केस में N जो है वो 7 है लेकिन Z दोनों के केस में डिफरेंट होगा। आइसोडायफर्स की बात करें तो आइसोडायफर्स क्या है, जिसमें Z डिफरेंट होगा, A भी डिफरेंट होगा, लेकिन न्यूट्रॉन एक्सेस जो है वो सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन एक्सेस क्या है, तो न्यूट्रॉन एक्सेस और कुछ नहीं बल्कि ये न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनके दरमियान का डिफरेंस है, यानी जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन एक्सेस आ जाएगा। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कार्बन 12 6 और ऑक्सीजन 16 8। इसमें आप जो है देखेंगे कि Z तो दोनों में सेम है, दोनों में डिफरेंट है, देखिए इसका 6 है और यहाँ पे 8 है, और A जो है वो भी दोनों में डिफरेंट है 12 और 16, लेकिन जब आप इसके न्यूट्रॉन एक्सेस फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करके देख लेना है कि इसमें न्यूट्रॉन एक्सेस सेम है या नहीं। साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि एटम के अंदर ही न्यूक्लियस मौजूद है, यानी ये ऑब्वियसली ये हमें पता है कि एटम जो है वो ग्रेटर होगा और न्यूक्लियस जो है उसका साइज कम होगा। तो अगर हम डायमीटर की बात करें न्यूक्लियस के डायमीटर की तो इसकी रेंज 1.75 फेम्टोमीटर से 15 फेम्टोमीटर तक होती है। 1.75 जो है वो सबसे लाइटर न्यूक्लियस जो है यानी हाइड्रोजन उसके लिए है, और यूरेनियम के लिए जो है ये 15 है जो कि हैवीएस्ट एटम। अगर रेडियस ऑफ एटम जो है वो ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो साइज है वो भी डिफरेंट है। तो रेडियस ऑफ एटम 10⁵ टाइम्स ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। अगर हम एक टिपिकल एटम की बात करें तो उसका रेडियस 10⁻⁻11 मीटर तक हो सकता है,
और अगर हम टिपिकल न्यूक्लियस की बात करें तो उसका रेडियस 10⁻⁻15 मीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी। तो सबसे पहले हमने फर्मी मॉडल से एक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है R = R0 a⁻⁻⁴, जिसमें R0 जो है वो बोहर्स रेडियस है, दैट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी मीटर। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम इसके देखें न्यूक्लियस की बात करें तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो रफली स्फेरिकल सिमेट्री रखता है। इसका मतलब है कि इसके वॉल्यूम के लिए हम 4/3 πr³ एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। 4/3 तो एज इट इज आ जाएगा, पाई भी एज इट इज आ जाएगा। r की जगह पे अगर हम ये वाली वैल्यू प्लेस कर दें तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो होगा 7.23 a × फेम्टोमीटर³। अब इसमें देखें जो a है वो जो हमारा मैस नंबर है वो है और अभी एज इट इज ही है। तो जब हम डेंसिटी की बात करेंगे न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी की, तो उस टाइम पे हम A को V के साथ डिवाइड कर देंगे। A क्या है, हमारा मैस नंबर, और V जो है वो हमारा वॉल्यूम है। A/V में A तो एज इट इज रहेगा, V की जगह पे यही वाला जो हमारी वैल्यू आई है उसको प्लेस कर देंगे। A जो है वो A के साथ कैंसिल आउट हो गया और जो डेंसिटी आएगी न्यूक्लियर मैटर की वो होगी 0.14 न्यूक्लियॉन पर फेम्टोमीटर³। अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियॉन की बात करें कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन 1.7 × 10⁻⁻27 kg है, तो इसको जो न्यूक्लियॉन्स पर फेम्टोमीटर³ है, इसको अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि किलोग्राम पर मीटर³ में लेके आना चाहें तो उसके लिए हम इसको जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूक्लियॉन्स की जगह पे हम लगा देंगे ये वाला मास और इसको डिवाइड कर देंगे 10⁻⁻15 के क्यूब से, यानी कि यहाँ पे फेम्टो का मतलब ये है, प्रीफिक्सेस में आपने पढ़ा होगा, ये 10⁻⁻15 के इक्वल है, तो इसका क्यूब आ जाएगा। तो सिंपली यही वाला एक्सप्रेशन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करने से, सॉल्व करने से, तो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो किलोग्राम पर मीटर³ में यानी स्टैंडर्ड यूनिट में हमारे पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन जो है इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, 1924 में पॉली ने फर्स्ट टाइम जो है इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये टर्म जो इस्तेमाल की न्यूक्लियर स्पिन की। उसने ये देखा कि जब कोई भी एटम जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो कुछ रेडिएशन जो है वो इमिट आउट करता है। फर्दर जब उसने इसको रिजॉल्व करके देखा तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि यही वाली रेडिएशंस फर्दर स्पेक्ट्रम्स में कन्वर्ट हो रही थी, जिसको उसने हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम का नाम दिया। अब हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, जिसमें इसकी माइनर डिटेल्स भी मौजूद होंगी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, जिस तरह से हमें पता है कि अर्थ जो है जब वो रिवॉल्व कर रही होती है तो उसकी एक तो ऑर्बिटल मोशन है और दूसरी उसकी स्पिन मोशन है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल मोशन नहीं रखते हैं बल्कि स्पिन मोशन भी कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। यानी अगर यहाँ पे इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो सेंटर में न्यूक्लियस के अराउंड वो इस तरह से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, यानी उसकी ऑर्बिटल मोशन है, और दूसरा जो है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन भी कर रहे होंगे जो उसकी स्पिन मोशन है। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि अगर हमने टोटल इसमें देखना है एंगुलर मोमेंटम क्या है। अब हमने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जब कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो तब ही रिवॉल्व कर सकता है जब उसका जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो n/2π के इक्वल हो। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्बिटल मोशन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी मौजूद होगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम है तो हम कहेंगे तो कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन प्रोसेस कर रहा होगा। अब अगर हम देखें कि हमने इसके एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करना हो, यानी हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें दोनों मोशंस को डिस्कस करना पड़ेगा, यानी स्पिन को भी लेना पड़ेगा, ऑर्बिटल को भी लेना पड़ेगा। दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमें टोटल जो है इसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, जिसमें L जो है वो हमारे ऑर्बिटल मोशन को शो कर रहा है और S हमारे स्पिन मोशन को शो कर रहा है, जो कि क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। अब अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे हम I प्लेस कर रहे हैं J की जगह पे, तो हमने कहा कि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मूव कर रहे हैं, स्पिन मोशन भी कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे उनकी जो अगर हम सबको ऐड अप करेंगे, सबकी ऑर्बिटल मोशन को और सबकी स्पिन मोशन के फैक्टर्स को ऐड करें,
तो ये हमारे पास इसको डिटेल में हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब समेशन अप्लाई करेंगे तो इसी को हम कैपिटल एल और कैपिटल एस की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, पॉली ने इस एक्सप्रेशन को न्यूक्लियर स्पिन के तौर पे एक्सप्लेन किया। अब ये जो न्यूक्लियर स्पिन है, यही बेसिकली इसको हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई के तौर पे भी ले सकते हैं। ये था आज का हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।